नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब रिलेटेड। दोस्तों, हम पाचन पढ़ रहे थे और पाचन में हमने पाचन तंत्र को कंप्लीट स्टडी कर ली थी, काफ़ी अच्छे से उसको डिटेल में समझ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें बात करनी है पाचन तंत्र की, माफ कीजिएगा पाचन की प्रक्रिया की बात करनी है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे कैसे डाइजेशन होता है मुख में, अमाशय में और छोटी आंत में। तो अगर हम पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ लिया है तो अब हमें इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। तो आज जो बात करने वाले हैं वो पाचन की प्रक्रिया की बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं किसकी, पाचन की प्रक्रिया की। तो अगर हम पाचन की प्रक्रिया की बात करें, पाचन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यदि हम पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो मेनली होती है कहाँ, आहार नाल में। ये बात हमारी हो चुकी थी कि जो मनुष्य में पाचन होता है कहाँ होता है, आहार नाल में। तो आहार नाल के 5 भाग देखे थे हमने। पहला हमने देखा था मुख गुहा, पहला भाग जो हमने देखा था मुख गुहा देखा था। दूसरा हमने देखा था ग्रास नली, दूसरा भाग हमने देखा था किसका, ग्रास नली का। तीसरा भाग हमने देखा था किसका, तीसरा भाग देखा था अमाशय यानी कि स्टमक। और चौथा भाग हमने देखा था क्या, छोटी आंत, छोटी आंत। और 5वां भाग हमने देखा था बड़ी आंत। तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो आहार नाल में होती है और आहार नाल के 5 भाग होते हैं। लेकिन क्या इन 5 भागों में पाचन होता है? नहीं। ध्यान रखिएगा, जो पाचन हमारा होता है वो केवल और केवल मुख गुहा में होता है, अमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। यानी कि ग्रास नली और बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो पाचन की प्रक्रिया मेनली 3 जगह ही होती है। पहला होता है मुख गुहा में यानी कि माउथ कैविटी में, दूसरा होता है अमाशय में यानी कि स्टमक में, और तीसरा जो होगा वो होगा छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन 3 जगह पाचन की प्रक्रिया होती है। तो अब इनको हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे मुख गुहा में पाचन होता है, फिर अमाशय में और फिर छोटी आंत में। तो आइए बात करते हैं हम किसकी, पाचन की प्रक्रिया में। और उसमें पहला जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। तो हेडिंग करेंगे पहला मुख गुहा में पाचन। हेडिंग होगी हमारी मुख गुहा में पाचन। इंग्लिश में डाइजेशन इन बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, ठीक है। तो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद में बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे ही हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं तो दांत हमारा क्या करता है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, काट देता है। और भोजन के मुख में आने पर, भोजन जैसे ही मुख में आता है तो हमारी लार ग्रंथियां, आपको पता है हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। तो भोजन मुख में रखने पर कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ध्यान रखिएगा। लार ग्रंथियां जो है हमारी, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या हो जाती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और ये जो लार ग्रंथियां हैं ये एक्टिव होने के बाद सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, लार। क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा। और अगर हम इस लार की बात करें तो इस लार में मुख्यतः होती है 3 चीजें। इस लार की बात करें तो इस लार में होंगी 3 चीजें।
पहला तो इसमें होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है म्यूकस, या इसी को हम प्योर हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। और तीसरा जो होता है वो होता है पाचन या पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लार में तीन चीजें होती हैं, एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है म्यूकस या श्लेष्मा, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, पाचक एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ध्यान रखिएगा, जो भोजन हमारे मुख में आया है वो हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया हो, कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु हो। तो जो लाइसोजाइम है, जो लार में होता है, अगर भोजन में या हमारे मुख गुहा में कोई भी बैक्टीरिया या लाइसोजाइम है, तो कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु है या रोगाणु है, तो उसको ये लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम क्या है? यह एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। क्या है? यह एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा? यह भोजन एवं मुख गुहा में, कहाँ? मुख गुहा में उपस्थित जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है। और क्या करता है? भोजन को संक्रमण रहित या इन्फेक्शन फ्री बनाता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ कैविटी या फूड एंड मेक द फूड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? यह एक लसलसा स्लिपरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो यह भोजन को क्या होता है, उसमें अच्छे से मिल जाता है भोजन के साथ, और भोजन को बनाता है क्या? स्लिपरी या चिपचिपा या लसलसा बनाता है, ठीक है। तो यह भोजन को लसलसा एवं चिपचिपा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्लिपरी, स्लिपरी बनाता है। अब क्या जरूरत है भोजन को स्लिपरी बनाने की? तो भोजन को स्लिपरी बनाने की आवश्यकता यह है ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? ताकि भोजन या फूड आसानी से निगला जा सके, ठीक है। तो लाइसोजाइम भोजन को बैक्टीरिया या संक्रमण रहित बनाता है, बैक्टीरिया फ्री बनाता है, और म्यूकस क्या करता है? भोजन के साथ मिलकर उसको चिपचिपा व लसलसा बनाता है, जिससे भोजन को आसानी से निगला जा सके। अब बात करते हैं किसकी? एंजाइम्स की। तो इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो दो होते हैं। लार की बात करें तो इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम है सेलेब्री एमाइलेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेलेब्री एमाइलेज, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है माल्टेज। दूसरा एंजाइम कौन सा होगा? माल्टेज, माल्टोज नहीं है, ये माल्टेज है। तो टाइलिन या सेलेब्री एमाइलेज जो एंजाइम होता है, अच्छा यहाँ पी साइलेंट रहता है, तो ये क्या करता है? ये भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर एक्ट करता है। जो भोजन में हमने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाया है तो उस कंपोनेंट पे एक्ट करता है। तो ये किसका एक्ट करेगा? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च के एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में, ध्यान रखना है। तो भोजन को जितना भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। टाइलिन किस पे कन्वर्ट कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा माल्टोज।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब हम भोजन को मुख में बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो भोजन हमको मीठा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि भोजन जो है वो मुख में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज जो होता है एक प्रकार की शर्करा है जो मीठी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए भोजन हमको क्या समझ में आता है, हमें भोजन मीठा लगने लगता है कुछ देर बाद। अब ये जो माल्टोज शर्करा है इस पे एक्ट करेगा कौन? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज किस पे एक्ट करता है? माल्टोज शर्करा। और इसको जो कन्वर्ट कर देता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज। इसमें कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखिए, इसमें कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज। इस तरह जो लगभग 10% भोजन का पाचन हमारे मुख में होता है। और मुख में अगर हम देखें तो मेनली जो पाचन होता है किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए कि स्टार्च का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख से। या मुख गुहा में मेनली किसका पाचन होता है? तो स्टार्च का होता है। ठीक है, तो ये है मुख गुहा में पाचन। अब मुख गुहा में अगर हम बात करें तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा क्या कि मुख गुहा में जो पाचन के पश्चात भोजन जो है वो एक अर्धठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मुख गुहा में पाचन के पश्चात, ये सपोज करिए मुख गुहा है, अब ये जो भोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में या अर्धठोस अवस्था में। ठीक है, और इस अर्धठोस अवस्था को ही भोजन के अर्धठोस अवस्था कहते हैं बोलस। क्या कहा जाता है? बोलस, इंग्लिश में BOLUS। ठीक है, तो मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात अर्धठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसको हम कहते हैं बोलस। और इसी बोलस के फॉर्म में ये मुख गुहा से होता हुआ कहाँ? ग्रास नली में प्रस्थान करता है। और ग्रास नली के द्वारा होता हुआ ये किस प्रोसेस द्वारा? आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है? क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, पेरिस्टालिसिस की प्रोसेस द्वारा, क्रमानुकुंचन की प्रोसेस द्वारा ये मुख जो भोजन है अब ये कहाँ पहुंच जाता है? ये हमारा पहुंच जाता है भोजन कहाँ? अमाशय में। ये भोजन कहाँ पहुंच जाएगा? ये हमारा फूड है। ठीक है, फूड पहुंच जाएगा अमाशय में। और अब स्टार्ट होगी क्या? भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होगी? अमाशय में। तो अगली जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी क्या? अमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। अगली जो हेडिंग है हमारी क्या है? डाइजेशन इन स्टमक। तो देखिए अमाशय में पाचन की अगर हम बात करें तो जैसे ही भोजन अमाशय में आता है क्या होता है? जैसे ही भोजन अमाशय में आता है तो आपको पता है कि अमाशय में, अमाशय की दीवार पे क्या होती है हमारी? अमाशय की दीवार पे हमारी बहुत सारी पाई जाती हैं क्या? जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये हमारी क्या है? जठर ग्रंथियां। और जैसे ही भोजन मुख गुहा से अमाशय में आता है तो ये जठर ग्रंथियां जो है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिव हो जाती है, मतलब हाइपर एक्टिव। क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, और एक्टिव होने के बाद ये सीक्रेट करती हैं क्या? ये सीक्रेट करती हैं जठर रस। क्या सीक्रेट करेंगी? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। अब इस जठर रस की अगर हम बात करें तो इस जठर रस में मेनली होती हैं दो चीजें। जठर रस में दो चीजें होती हैं। पहला तो इसमें होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। और दूसरा जो होता है इसमें वो होता है पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, माफ कीजिएगा,
जठररस में दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है पाचक एंजाइम। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, क्या कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका अत्यधिक अम्लीय पीएच है, इसका पीएच मान यह या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और इसका जो पीएच मान की अगर हम बात करें, पीएच मान, तो ये 1 से लेकर 2 तक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 1 से 2 होता है। अब क्यों होता है पीएच मान 1 से 2 और क्या करता है ये, तो अगर हम बात करें इसके कार्य की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अमाशय में 2 कार्य हैं। पहला तो यह फूड एवं अमाशय में उपस्थित जीवाणु को मारता है, उपस्थित जीवाणु को मारता है। सपोज करिए जो हमने फूड लिया उस फूड में लाइसोजाइम ने प्रॉपर एक्ट नहीं किया और जो फूड में बैक्टीरिया है वो अच्छे से नहीं मरे, तो अमाशय में आते आते अमाशय में जब वो फूड आएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस बैक्टीरिया को मार ही देगा, ये गारंटेड है, क्योंकि इसका स्ट्रांगली पीएच होता है। और दूसरा क्या होता है, यह इन पाचक एंजाइम को, ये जो पाचक एंजाइम है यह पाचक एंजाइम को एक्टिव करता है। क्या करता है, एक्टिव करता है, मतलब इनके कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, तो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके 2 कार्य हैं। पहला तो फूड में या अमाशय में जो बैक्टीरिया उनको मारता है और दूसरा क्या करता है, पाचक एंजाइम को एक्टिव करता है। अब देखिए कभी कभी ये जो HCl है ये ज्यादा स्त्रावित होता है, ज्यादा स्त्रावित होता है। अब किस कंडीशन में ज्यादा स्त्रावित होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन में ज्यादा स्त्रावित होगा HCl हमारे अमाशय में। पहला, जब हम हर काम को जल्दबाजी में करेंगे, यानी कि जब हम हरी करेंगे, हरी। दूसरा, जब हम बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, यानी कि जल्दबाजी करेंगे हम हर काम में, जल्दबाजी करने पर HCl सिक्रीट होता है। दूसरा, बरी करेंगे यानी कि चिंता करेंगे। और तीसरा, जब हम भोजन में बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे, करी। ठीक है, तो हरी, बरी और करी की कंडीशन में ये HCl जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा स्रावित होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्रावित होगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा स्रावित होने पर 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है एसिडिटी, ज्यादा स्रावित होगा तो एसिडिटी होगी। और दूसरा, ये अमाशय की जो दीवार है जिसको म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट करता है, उसको भी वो क्या कर देगा, उसको भी वो अमाशय की दीवार को, अमाशय की दीवार को जला देगा। क्या कर देगा, जला देगा या उसमें घाव कर देगा, जिसे हम बोलते हैं अल्सर। अमाशय की दीवार को जलाना ही क्या कहलाता है, अल्सर। तो अमाशय की दीवार पे घाव कर देगा जिसे हम अल्सर कहते हैं। अच्छा, एसिडिटी कंडीशन में हम जब एसिडिटी हो जाती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लेते हैं इनो, और उस इनो में जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध। क्या बोलते हैं, मैग्नीशिया का दूध, या इसी को बोलता है इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, MgOH2 का होल ट्वाइस। आपकी जगह MgOH2 का होल ट्वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध। ये कैसे दूर करता है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अमाशय में HCl होता है, जब ये जाता है MgOH2 तो ये इसके रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgCl2 एक सॉल्ट बनाता है प्लस H2O बनाता है। इस तरह ये अमाशय की एसिडिटी को दूर करता है।
आमाशय की एसिडिटी को दूर करता है। देखिए ऊपर लिख देता है उसको, शायद दिख नहीं रहा है। आमाशय की एसिडिटी की रिएक्शन कैसी होती है, इसको इधर कर देता हूं। HCl प्लस MgOH2 का होल ट्वाइस क्या बनता है, MgCl2 प्लस H2O। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे HCl से। अब अगर हम पाचक एंजाइम की बात करें तो पाचक एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो पाचक एंजाइम जो होते हैं आमाशय में 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। आमाशय में कितने एंजाइम पाचक एंजाइम सीक्रेट होंगे, 3 पाचक एंजाइम सीक्रेट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन ये भी होता है इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट। और तीसरा जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। बहुत कम मात्रा में सीक्रेट होता है लेकिन होता है। अगर हम पेप्सिनोजेन की बात करें तो ये जो पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है इससे रिएक्ट कौन करता है, HCl। और HCl जो है ये इसे एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन है ये हमारे भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन है, जो भोजन में हमने प्रोटीन खाया है उस पे एक्ट करता है और उस प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, उसको कन्वर्ट कर देता है ये पेप्टोन्स, पेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में। ठीक है। अब अगर प्रोरेनिन की बात करें तो ये प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिससे रिएक्ट कौन करता है, HCl। और इसको एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेनिन। और ये जो रेनिन है ये किसमें एक्ट करता है, ये एक्ट करता है केसिन पर। केसिन जो होती है वो होती है मिल्क प्रोटीन। कौन होती है, मिल्क प्रोटीन। ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, याद कीजिए, बात हो चुकी है हमारी। और इसको कन्वर्ट कर देता है ये, जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ये दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको कन्वर्ट कर देता है ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ये जो होता है ये होता है सेमी सॉलिड फॉर्म। क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एंजाइम आमाशय में दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध केसिन जो है एक दूध प्रोटीन है, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म यानी कि कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कौन करता है, रेनिन एंजाइम, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए आप जब देखोगे कभी बच्चों को उल्टी होती है, छोटे बच्चों को, तो उनमें गाढ़ा दूध यानी कि दही के समान कुछ चीजें आती हैं, वो कैल्शियम पैराकैसिनेट है। अच्छा, रेनिन से ये क्वेश्चन और पूछता है, ये जो होता है ये केवल बच्चों एवं बछड़ों में ही स्त्रावित होता है, ध्यान रखिएगा, में ही स्त्रावित होता है। ये एडल्ट्स पे नहीं स्त्रावित होता, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट किस पे करेगा, ये एक्ट करता है वसा पे यानी कि फैट पे, और उस फैट को कन्वर्ट कर देता है, उस फैट को कन्वर्ट करेगा वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10% भोजन का पाचन कहाँ होता है, हमारे मुख गुहा में, और 30 से 40% भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है, हमारे आमाशय में हो जाता है।
और भोजन जो है, अब यहां अमाशय में भोजन जो है वो अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और उस अर्ध ठोस अवस्था को यहां अमाशय में जो भोजन है ये अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और लगभग 3 से 4 घंटे, कितने घंटे? 3 से 4 घंटे ये अमाशय में रुकेगा। और किस फॉर्म में रुकेगा? इसे हम कहते हैं यहां काइम। याद रखिएगा, अमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात यह काइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात क्या बनता है? बोलस। अमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात किस में कन्वर्ट होता है? काइम में। ठीक है, और काइम के फॉर्म में ये 3 से 4 घंटे अमाशय में रहता है। तत्पश्चात ये अमाशय से प्रस्थान करता है और अमाशय से ये पहुंचता है कहां? छोटी आंत में। तो भोजन अब छोटी आंत में आ चुका है और छोटी आंत में भोजन का पाचन प्रारंभ होगा। तो अब अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन। अगर हम छोटी आंत में बात करें तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो मेनली 3 ग्रंथियों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो 3 ग्रंथियों के द्वारा होता है और इन 3 ग्रंथियों के बारे में हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी 3 ग्रंथियां? पहला तो इसमें इन्वॉल्व होगा यकृत यानी कि लीवर। दूसरा जो होता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। और तीसरी जो ग्रंथि है वो है आंतीय ग्रंथि या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये 3 ग्रंथियां जो होती हैं ये छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करती हैं। पहली अगर हम बात करें यकृत की या लीवर की, तो आपको पता है ये लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये जो है ये क्या करती है? यह पित्त रस का निर्माण करती है। यह पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करती है। अब अगर इस बाइल जूस की हम बात करें, इस बाइल जूस की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ये यकृत में जो डेड आरबीसी होती हैं, लाल रक्त की कणिकाएं जो होती हैं के द्वारा, डेड आरबीसी से कुफर सेल पाई जाती हैं, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो यकृत में पाई जाती हैं, कुफर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो जो मरी हुई आरबीसी होती हैं वो यकृत में जाती हैं और उन्हीं आरबीसी का प्रयोग करके जो कुफर सेल है, कुफरी कोशिकाएं, वो किसका निर्माण कर देती हैं? वो निर्माण कर देती है किसका? पित्त रस का। तो यकृत में डेड आरबीसी से कुफर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है क्या? पित्त रस का निर्माण। अब अगर पित्त रस की बात करें तो पित्त रस, देखिए पित्त रस जो है, पित्त रस एक पीला हरा चिपचिपा पदार्थ, क्या है? चिपचिपा। इट इज अ येलोइश ग्रीन स्टिकी सब्सटेंस। तो पित्त रस क्या है? पित्त रस अगर क्वेश्चन पूछे कि पित्त रस का रंग कैसा होता है तो पीला हरा चिपचिपा पदार्थ होता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, पित्त रस में क्या क्या होता है, संगठन की बात करें, अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि किससे किससे मिलकर बना होता है पित्त रस, तो पित्त रस जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है मेनली। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है इसमें होता है पित्त लवक, इसको बोलते हैं बाइल पिगमेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है पित्त लवण यानी कि बाइल सॉल्ट। तो पित्त रस 2 चीज से मिलकर बना होता है, पित्त लवक और पित्त लवण, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल पिगमेंट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है सीरम बिलीरुबिन
जो पीला होता है, पीला रंग जिसका होता है, और दूसरा होता है सीरम बिलीवर्डिन जो हरा रंग का होता है। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है तो इसी सीरम बिलीरुबिन, पीलिया या जॉइंडिस जब होता है तो इसी सीरम बिलीरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें, हमारा नाखून, हमारी स्किन पीली नजर आती है। अगर हम इसकी बात करें सीरम पित्त लवण की, तो जो पित्त लवण होता है वो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये हमारा पित्त रस है। अब इसके कार्य की अगर हम बात करें, इसके कार्य क्या होता है इसका, तो ध्यान दीजिएगा इसका कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है ये होता है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन करना, टू इमल्सिफाई द फैट। अब ये पायसीकरण क्या होता है, अगर इसकी बात करें पायसीकरण, इसका मतलब होता है वसा की जटिलता को कम करना, जटिलता को कम करना, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैट। बट वसा की जटिलता कम करता है, अर्थात वसा के पाचन में मदद करता है। मतलब ये क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। कौन, पित्त रस। अगर इसके पीएच की बात करें हम, तो जो पित्त रस होता है इसका जो पीएच मान होता है ये होता है 7 to 8, यानी कि ये जो होता है क्षारीय होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा यकृत। यकृत से जो होता है पित्त रस का स्रावण होता है बाइल जूस का। अब बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो उफल कोशिकाओं द्वारा जो डेड आरबीसी होती है उससे बनाया जाता है। यह पीला हरा चिपचिपा पदार्थ है, येलो ग्रीस स्टिकी सब्सटेंस। कंपोजिशन में दो चीजें होती है इसमें, पित्त लवक और पित्त लवण। पित्त लवक दो प्रकार के होते हैं, सीरम बिलीरुबिन, सीरम बिलीवर्डिन, और पित्त लवण जो होता है वो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। जो सीरम बिलीरुबिन होता है इसका अमाउंट पीलिया के दौरान हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो आंखें होती हैं वो पीली नजर आती हैं। और अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य वसा का पायसीकरण करना है, यानी कि वसा की जटिलता कम करना है, अर्थात यह वसा के पाचन में मदद करता है। ये हो गया यकृत। अच्छा, ये जो पित्त रस है ये अपना कार्य कहाँ करेगा, ये जो अपना कार्य है ये अपना कार्य छोटी आंत में करता है। ध्यान रखना है, ये अपना कार्य कहाँ करता है, छोटी आंत में करता है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। अब अगली बात करते हैं इसकी अग्नाशय की। देखिए इसमें पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम होता है, तो कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, सिर्फ ये वसा के पाचन में मदद करता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, अग्नाशय। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाली है, अग्नाशय ग्रंथि की, यानी कि पैंक्रियाज की। तो आपको पता है पैंक्रियाज जो है यह एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यह हमारा पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा तीनों को ही पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, तो जब भोजन हमारा छोटी आंत में आता है तो हमारा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और ये सिक्रीट करती है क्या, ये सिक्रीट करती है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। इस अग्नाशयी रस के अगर हम पीएच मान की बात करें तो ये 7 से 8.5 के लगभग पीएच इसका होता है, यानी कि बेसिक पीएच होता है या क्षारीय पीएच होता है। अब इस अग्नाशय में रस में 3 पाचक एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा जो है वो है
एमाइलोपेक्टिन। या इसी को हम कह देते हैं अग्नाशयी एमाइलेज। और तीसरा जो एंजाइम है वो है हमारा अग्नाशयी लाइपेज। अब ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एक्ट करता है किस पे, जो भोजन में प्रोटीन कंपोनेंट है, यानी कि जो प्रोटीन हमने खाया हुआ है इस पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स, पेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल। एमाइलोपेक्टिन या अग्नाशयी एमाइलेज एक्ट करता है किस पे, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च कंपोनेंट है उस पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एवं ग्लूकोज में। जबकि अगर अग्नाशयी लाइपेज की बात करें तो ये जो है ये एक्ट करता है वसा पे, जो भोजन में हमने वसा खाया है उस पे एक्ट करेगा और इस वसा या फैट को ये कन्वर्ट करेगा किस पे, ये कन्वर्ट करता है किसमें, वसीय अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल। तो इस तरह से जो अग्नाशय है वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का ही पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद जो पाचन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, आंतीय ग्रंथि द्वारा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स द्वारा, जिसमें एक ब्रूनर्स ग्रंथि भी है। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है या ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस का स्त्रावण करेगी और उस आंतीय रस में भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं हम क्या बात करने वाले हैं, आंतीय ग्रंथि की बात करने वाले हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करने वाले हैं। आंतीय ग्रंथि की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो जो आंतीय ग्रंथि है ये सिक्रीट करती है किसको, ये सिक्रीट करेगी आंतीय रस का, आंतीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में मेनली 4 एंजाइम पाए जाते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में मेनली 4 एंजाइम पाए जाएंगे। पहला जो है वो है हमारा माल्टेज, दूसरा सुक्रेज, तीसरा लैक्टेज और चौथा इरेक्सिन। ये 4 एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, आंतीय ग्रंथि पे। ये जो माल्टेज है ये एक्ट करता है माल्टोज शर्करा पे, माल्टोज शर्करा, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रेज जो है वो एक्ट करता है सुक्रोज शर्करा पे, सुक्रोज शर्करा पे, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किस पे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये दोनों ही मोनोसेक्राइड हैं। लैक्टेज जो है लैक्टोज पे एक्ट करता है, लैक्टोज शर्करा पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किस पे, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज पे। जबकि इरेक्सिन जो है ये एक्ट करता है प्रोटीन कंपोनेंट पे और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो अम्ल। इस तरह अगर हम बात करें छोटी आंत के पाचन की
तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो लगभग 50 से 60% छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा। 50 to 60% छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। 30 से 40% बड़ी आंत में और 5 से 10% जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। तो सर्वाधिक जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी आंत में जो पाचन होता है वो 3 ग्रंथियों द्वारा होता है, यकृत, अग्नाशय और आंतकीय ग्रंथि में। जब भोजन के पश्चात फाइनली जो बनता है वो बनता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज और वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इन तीनों को ही यानी कि ग्लूकोज, वसी अम्ल एवं अमीनो अम्ल, इनको छोटी आंत का जो इलियम होता है, ये इलियम है, ये छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है इलियम है, और उसी इलियम में रसांकुर पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल को इलियम में अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जो पाचन के पश्चात जो भी रफेज और सेलुलोज जिसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता, इसको बड़ी आंत के रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है, यानी कि मलाशय में स्टोर कर दिया जाता है। और ये मल के रूप में बड़ी आंत के मलद्वार द्वारा टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह अगर हम बात करें तो ये हमारी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ये इट वाज ऑल अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन में इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।